नमस्कार। रात के 9:32 और समय है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशेष प्रसारण का। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्लास का सीधा प्रसारण बस्ती से। मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे पिछले 2 एपिसोड में सामान्य बातों की चर्चा। आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा है, नाते मुझे बीच में रुक जाना पड़ रहा है। मेरे पिछले 2 एपिसोड में आपसे सामान्य बातचीत हुई थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के बारे में, एंजाइम्स थियरी के उठ रहे तमाम सवालों के बारे में। और मैंने जो सवाल अपने तमाम सीनियर साथियों से किए थे, अभी भी मुझे उसके उत्तर की प्रतीक्षा है। अभी इस कार्यक्रम में आने के पहले हमारे एक साथी अलनावर जी ने एक पुराना वीडियो इंटरव्यू का पेश किया। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ग्रुप में या हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के प्रचार प्रसार का या किसी के अन्य इंटरव्यू को मत भेजें। मैं जो अपने इंटरव्यू आपको पोस्ट करता हूं, वो इंटरव्यू मैं अपने प्रचार के लिए या अपने नाम के लिए नहीं करता। मैं किसी रोग पर जो मेरा इंटरव्यू विभिन्न चैनल लेते हैं, वो दूरदर्शन एक तरीके से जो हमारे इंटरव्यू विभिन्न चैनल के माध्यम से होते हैं, वो मैं आप तक इसलिए पहुंचाता हूं कि आप उन रोगों पर एंकर द्वारा किए गए सवालों और उसके जवाब को सुन करके आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपनी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा सके। मैं आज भी इस मुद्दे पर कायम हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिशनर्स बनाने की होड़ होनी चाहिए। प्रैक्टिशनर्स अधिक से अधिक बनाए जाएं। प्रचार प्रसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इस प्रकार किया जाए कि नए नए प्रैक्टिशनर्स उभर के सामने आए और लोगों का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक तरीके का नई जागरूकता आए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो पिछले 100 वर्षों से भारत में चल रही है, लेकिन जितने प्रैक्टिशनर्स बने थे वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी पर चलने के आदी हो गए थे। और जब से आप सब ने मेरे इस क्लास में अपने आप को जोड़ा है और अपने स्नेह और प्यार को लगाते हुए और अपने समय को इसमें इन्वॉल्व किया है, वो निश्चित रूप से आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस की दिशा में मोड़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हजारों दर्शक इस कार्यक्रम के बाद यूट्यूब के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, उनमें से सभी चिकित्सक ही नहीं होते। उनमें से तमाम विद्यार्थी होते हैं, सैनिक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तमाम तरह की घरेलू महिलाएं होती हैं, और भी तमाम विभिन्न प्रकार के फेरी वाले, साग सब्जी वाले अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुंचाते हैं और मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं। मुझे ये बात खुद नहीं कहनी चाहिए, ये बात आप लोगों को महसूस करनी चाहिए कि मुझे लगता है कि मैं भारत का इकलौता ऐसा एक अल्प ज्ञानी व्यक्ति हूं जो किसी के फ़ोन कॉल को तुरंत अटेंड करता हूं और उसकी हर समस्याओं पर अपनी सहमति देता हूं और उनकी समस्याओं में अपने आप को समाहित करते हुए मैं उनको विभिन्न रोगों पर चर्चा करके उनकी समस्याओं को हल करता हूं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लोग या हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो सीनियर साथी हैं, अगर आप उनके पास फ़ोन करें पहले तो फ़ोन कॉल उठाएंगे नहीं, और अगर आपने 2-4 बार फ़ोन कर दिया तो एक बार उठा करके कहेंगे रोगी को मेरा नंबर दे दिए, वो मुझसे संपर्क कर ले। और जब रोगी उनसे संपर्क करता है तो उसको अपने क्लिनिक का पता बता देते हैं और कहते हैं चले आइए, उनसे आप क्या चर्चा कर रहे हैं, उनसे क्या बात कर रहे हैं, आइए मैं आपकी दवा करता हूं। जैसा आप समझते हैं कि मेरे पास कोई भी किसी भी जिले का, देश के किसी भी कोने का अगर कोई रोगी हमसे कांटेक्ट करता है तो मैं तत्काल उससे ये कहता हूं कि आप अपने निकटतम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक का हमको नंबर दीजिए या नाम दीजिए। और अगर मेरे पास होता है तो मैं तत्काल उसको उस शहर के उस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर्स का नंबर देता हूं और कहता हूं कि वहां जाइए और मेरी बात कराइए। यानी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना नाम नहीं कमा रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और आप जितने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर्स उभर के सामने आ रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। अगर मुझे खुद को प्रमोट करना होता, अगर मुझे खुद को श्रेय लेना होता, तो मैं सारे रोगियों को यहीं से पोस्टल करके दवाइयों को भेजता और उनसे अच्छे खासे पैसे ऐंठता। लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से स्वयं को कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप सबको आगे बढ़ाना है जो इतनी रात में ऑनलाइन मेरे क्लास में लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हैं वहां पे रोगियों की सेवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे फार्मूलों पे करते रहेंगे और आपको सफलता मिलती रहेगी। जो लोग हमसे हमारे फार्मूलों का ठोस प्रमाण मांगते हैं उनको अब सद्बुद्धि आ जानी चाहिए कि देश के सैकड़ों फ़ोन पर डे मेरे पास आते हैं और जो फार्मूले मैं बताता हूं D3 से उनको प्रयोग करने के लिए, वो अपने रोगियों पे प्रयोग करते हैं और उसके परिणाम भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पर लिखते हैं। तो क्या इससे ज़्यादा प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता क्या है? हमारे एक साथी ने लिखा था कि लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार की
समस्याओं को लेकर के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को लागू करते हैं, लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपना नाम करते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अगर 20 लोग 20 सिद्धांत बताते हैं तो सबको अपना सिद्धांत बताने का अधिकार है, लेकिन उस सिद्धांत पर परिणाम कितने प्रतिशत आ रहा है ये देखने की बात होगी। शोध का विषय यह है कि अगर 20 प्रकार के सिद्धांत हैं तो किस सिद्धांत पर चिकित्सकों का झुकाव ज़्यादा है, किस सिद्धांत पर रोगियों की सफलता ज़्यादा है, किस सिद्धांत पर इलेक्ट्रोहोमोपैथी का विकास आसानी से संभव है, और वो कौन सा सिद्धांत होगा जिसमें इतनी जटिलता हो, इतने विषय गंभीर कर दिए जाएं कि व्यक्ति केवल एक ही पूजा जाए, चिकित्सक उसको समझ ही ना पाए। इस नाते मैं समझता हूं कि मैंने जो ये संकल्प लिया है कि मैं आपको आसान करके इलेक्ट्रोहोमोपैथी को आम जनता तक पहुंचाने का जो मैंने व्रत ले रखा है वो आपके माध्यम से संभव है। अगर आप सब हमारे सिद्धांत को अपना करके रोगियों की सेवा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है और निश्चित रूप से यह सत्य है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी का प्रचार प्रसार पिछले 8 महीनों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हमारे पास न कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे पास न कोई बहुत बड़ी हाई फाई क्लिनिक है, लेकिन इलेक्ट्रोहोमोपैथी की 38 औषधियाँ मेरे पास ज़रूर हैं। मैं उन 38 औषधियों में रोगी के सभी रोगों की सभी समस्याओं को तलाशने का, समझने का, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आज प्रसंगवश मैं आज आपसे अपने एक रोगी की चर्चा करूंगा और वहीं से अपनी बात का क्लास शुरू करूंगा। आज जैसे ही मैं क्लिनिक से उठ रहा था तैसे ही एक वाइफ हस्बैंड का जोड़ा मेरे क्लिनिक पर पहुंचा। गोद में एक 1.5 साल की बच्ची थी, बहुत खूबसूरत बच्ची थी। पहले मैंने उसको थोड़ा सा प्यार दुलार किया और रोगी महिला थी, उस पुरुष के साथ जो आई थी वो उनके पति थे। पति ने बच्चे को गोद में लिया और हमारे क्लिनिक के दरवाजे की ओर मुड़े और अपनी वाइफ से बोले कि जो भी समस्या है डॉक्टर साहब से खुल करके बात करो। मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया कि इस तरीके का व्यवहार एक पति कर रहा है और अपना बाहर जा रहा है। फिर भी मैंने अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी वृद्धि की और मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपको क्या समस्या है। उनकी समस्या जो उन्होंने बयां की, मैं पहले उसी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। उनका कहना था कि मेरे पिताजी की मृत्यु 6 महीने पहले हो गई है और मेरे भैया और भाभी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते, और पिताजी के मरने के बाद उन लोगों ने मुझसे फ़ोन कॉल करना बंद कर दिया। मैं रात दिन यही सोच करके रोती रहती हूँ कि मेरे भाई मेरी फिक्र नहीं करते हैं। तो मैंने उनको समझाना शुरू किया एक साइकोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से, एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के दृष्टिकोण से। मैंने उनको समझाया कि जब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा है तो तुम उसके बारे में सोच करके अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो। तुम अधिक से अधिक समय अपना टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, अपने बच्चे को खिलाने में, अपने पति की सेवा करने में, पति के साथ हंसने बोलने में, अपने घरेलू काम करने में लगाओ और उधर से अपने ध्यान को हटा दो। फिर उसने कहा, थोड़ी सी भावुक हो गई वो मेरी बातों को समझने के बाद। फिर उसने कहा कि आप मुझको ये लिखित दे दीजिए और मैं इन बातों को गांठ बांध लूँ। तो मुझे लगा कि वास्तव में ये बहुत ही नादान, बहुत भोली रोगी है जिसकी समझ में मेरी बातें तो आई और ये संकल्प भी ले रही है कि ये अपने आप को मोल्ड करेगी। तो मैंने उसको फिर समझाया कि अगर तुमको एक चिकित्सक के रूप में मुझे स्वीकार कर रही हो तो एक चिकित्सक के बताए गए निर्देशों पर तुम अपने आप को, अपने दैनिक दिनचर्या को चेंज करो। और बाकी रह गई बात दवा की इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में जो दवा मैं दे रहा हूँ, इस दवा के सेवन से बस 15 से 20 दिन के अंदर तुम्हारी खुशहाली लौट आएगी। और मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ CNS दिया है आज के लिए, और मैंने कहा ये दवा 15 दिन केवल सुबह शाम खाना है, बाकी तुमको अपने काम में लगाना है, व्यस्त रखना है। अब देखिएगा मैं आपको 15 दिन बाद उस परिवार की हिस्ट्री आपको बताऊंगा। और अब मैं इसको चर्चा आपसे मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि चिकित्सक के पास विभिन्न प्रकार के रोगी आते हैं। केवल रोग लेकर के ही नहीं आते, अपनी निजी समस्याएं लेकर के भी कुछ रोगी बन जाते हैं, उन समस्याओं को लेके आते हैं। और उस समय आपका नैतिक दायित्व होता है एक चिकित्सक के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ती है और आपको निभाना भी चाहिए। मैं चाहता तो उसको 50 तरह की दवाइयों की शीशी पकड़ा करके, भर करके और अच्छा खासा अपना बिजनेस बनाता, लेकिन नहीं। हम एक चिकित्सक हैं, हम ठग नहीं हैं,
हम ठेकेदार नहीं हैं, हम गारंटर नहीं हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है जो समाज की सेवा करता है। और इस समाज की सेवा करने में हमको आपको अगर अपने निर्धारित कार्यक्रमों से अलग हटके भी कुछ काम करना पड़े तो वो स्वाभाविक है कि हमको करना चाहिए, हमको अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज के त्वचा रोग पर। आगे के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा विषय है त्वचा रोग में एक्नी वल्गैरिस का, यानी जो चेहरों पे मुहासे निकल आते हैं, कील मुहासे जिनको कहते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, इट इज ए कॉमन inflammatory disease of the pilosebaceous follicles seen in the aldosterone, characterized by the एंड्रोजन हार्मोन्स। शरीर में जब एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज करने लगता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारे सॉफ्ट स्किन पर होता है, और हमारे शरीर में सबसे अधिक सॉफ्ट स्किन प्रकृति ने हमारे चेहरे पर बना रखी है। तो जब एंड्रोजन हार्मोन्स निकलने लगते हैं, या ये कह लें कि प्यूबर्टी पावर आने लगता है, यौन अवस्था आने लगती है, उस दौरान एंड्रोजन हार्मोन्स हमारे स्किन की ओर उनका धारा प्रवाह ज़्यादा होता है, सेबेशियस ग्लैंड पर उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, और सेबेशियस ग्लैंड पर निकलने वाले जो सेबेशियस हैं वो स्किन के अपर साइड में इंक्रीज करते हैं, और फिर छोटे छोटे उभार हमारे चिन पर, हमारे यहाँ नाक के आसपास, हमारे गाल के आसपास, हमारे आँखों के जहाँ जहाँ सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे उभार लेते हैं। ये उभार दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो अंदर की ओर होते हैं, केवल ऊपर उनका माउथ सफ़ेद या हल्का रेडनेस दिखाई पड़ता है, और दूसरे होते हैं वो ऊपर निकल आते हैं और उनका हेड ब्लैक हो जाता है। ब्लैकिश जो हेड होता है उसको हम कोमेडोन कहते हैं, और ये कोमेडोन हमारे निचले पार्ट पर उनमें स्वेलिंग होती है, ये थोड़े गहरे काले हो जाते हैं, और आसपास की जो आयली स्किन होती है उसको एक कवर करके अपने आप को टाइटनेस कर देते हैं, और बाद में जब ये फूटते हैं तो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं। यानी ऐसे भी कील मुहासे जहाँ पे, और उनको कहते हैं कि ये, जिसको हिंदी में कहते हैं कि खील निकल गई, जब वो दबाते हैं तो उसमें से एक टाइट बंधा हुआ सफ़ेद व्हाइट पार्ट बाहर निकल आता है, और वहाँ पे वो स्किन में गड्ढे पड़ जाते हैं। और ये पुरुषों में भी होते हैं और महिलाओं में भी होते हैं। बालिकाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने के बाद, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली वे में नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने के बाद उनमें एंड्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये मुहासे हमारे चेहरे के आसपास अटैक करते हैं, और जहाँ पे आयली स्किन ज़्यादा होती है वहाँ पे अटैक करते हैं। इनमें पस नहीं होता, जो बाहर खील टाइप में जो कड़ापन सफ़ेद का निकलता है वो पस नहीं होता, बल्कि वो हार्डनेस स्ट्रक्चर होता है जो सेबेशियस ग्लैंड का बंधा हुआ एक पार्ट होता है। ठीक जैसे आपके कान से खूंट निकलता है, कान में जो मैल निकलती है, जिससे वहाँ भी सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कान को नम बनाए रखने के लिए प्रकृति ने बना रखा है, उसी तरीके से आपके चेहरे की को हार्डनेस से बचाने के लिए, ड्राइनेस ना होने पाए, इसको बचाने के लिए प्रकृति ने यहाँ पे आयल ग्लैंड्स लगा रखे हैं जो सेबेशियस ग्लैंड के माध्यम से। तो ये जब बाहर इंक्रीजमेंट इनका ज़्यादा होता तो ये कील मुहासे के रूप में निकल आते हैं। इनसे बचने के लिए हमको पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, हरी साग सब्जियों की आवश्यकता है, और कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल ना रहे। कॉन्स्टिपेशन होने से जब गैस परफॉर्म ऊपर की ओर करती है और CO2 और SO2 गैस हमारे ब्लड में मिल करके ऊपर चेहरे की ओर आती है, गर्दन से ऊपर, तो यह स्किन के सेबेशियस ग्लैंड पर आकर के इनका दुष्प्रभाव देखा गया है। तो ऐसे रोगियों को तो पहले खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका निष्कासन अच्छा रहे, उनकी यूरिन और स्टूल बराबर पास होता रहे, पानी की भरपूर उनको मात्रा पीना है। चेहरे पर ऑयल या क्रीम का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि चेहरे को ऑयली नहीं रखना बल्कि चेहरे को ड्राई रखना है। रब नहीं करना है इन मुहासों को, और दबाना नहीं है। दबाने से क्या होगा कि जब आप दबाएंगे और टिश्यू उसके आसपास दबेंगे तो वो फिर घाव बन सकता है, फोड़ा बन सकता है, और फिर वो दिक्कत आएगी। तो और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से अगर इस तरह के रोगी आपके क्लिनिक पर आते हैं तो आपको वहाँ पे प्रयोग बहुत
ज़्यादा दवाओं का नहीं करना है। सिंगल फार्मूला, सिंगल रेमेडी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप L3, S3, C3 और WE, अगर कील मुहां से ज़्यादा निकल रहे हैं तो ये मेल के लिए फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए फार्मूले अलग अलग चलेंगे, क्योंकि दोनों के एंड्रोजन हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये अलग अलग तरीके के हार्मोन्स मेल और फीमेल में होते हैं। तो मेल के लिए आप दवा नोट करें L3, S3, C3 और WE। अब इन 4 दवाओं का हम डिस्क्रिप्शन आपको दे दें। इसका L3 हम देते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, और L3 में स्किन में जो एक्सक्रिएट हो रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स से या सेबेसियस ग्लैंड से, वो प्रॉपर वे में बाहर निकलते रहना चाहिए, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स के आसपास ही ये उभार होता है, क्योंकि स्किन में और कहीं जगह होती नहीं है। तो हेयर फॉलिकल्स हमारे जहाँ जहाँ पे होते हैं, चूँकि चेहरे पर बाल नहीं निकलते हैं, लेकिन हेयर फॉलिकल्स के गड्ढे होते हैं प्राकृतिक रूप से। बाकी अंगों पर हेयर फॉलिकल्स उतने नहीं सक्रिय होते, लेकिन चेहरे पर सक्रिय हो जाते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स को चेक करने के लिए, उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए हमको L3 की ज़रूरत पड़ती है। और S3, C3 और WE। C3 आपकी कनेक्टिव टिश्यू ब्लड की दवा है, S3 आपकी स्किन की मेडिसिन है, और WE आपके बॉडी के स्किन को प्रॉपर वे में बैलेंस करके रखेगा और एक्टिविटीज़ को अप और डाउन नहीं होने देगा। तो ये 4 दवाएं आप मेल के लिए। फीमेल में आप दवा यही देंगे, केवल इसमें C1 और जोड़ देंगे, यानी फीमेल के लिए C1 की दवा आपको इसके साथ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी की स्पेशल मेडिसिन है जो फीमेल के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपका एक लौता प्यारा ऐसा चिकित्सक हूँ जो आपके फ़ोन कॉल्स पर आपको दवाएं बता देता हूँ और रोगी को आपके प्रति समर्पित कर देता हूँ। रोगी आपसे भी संतुष्ट रहता है और आप उसको दवा देते हैं और वो ठीक होता है, तो आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। और उन बड़े चिकित्सकों से आप हमारी तुलना ना करें जो बंद कमरों में AC में बैठ कर के बड़े बड़े चैम्बर दिखाते हैं, चारों ओर से उनकी सजी हुई ऑफिस होती है और अच्छे खासे रोगियों से पैसे ऐंठ लेते हैं और फिर अपना ही प्रचार करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप रोगी को हमारा नंबर दे दीजिए। मैं तो कहता हूं रोगी आपका नंबर हमको देता रहे, मैं आपसे बात कराता रहूं, क्योंकि आप हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के उस स्थान के चिकित्सक जहां का रोगी है। मैं तो आपसे 1500-1600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर बैठा हूं। मैं हर रोगी को कैसे दवा दे सकता हूं, मैं हर रोगी को कैसे देख सकता हूं? मैं तो आपके माध्यम से उन तक पहुंचता हूं, और यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार का एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको हर किसी को ध्यान देना होगा। अपने निजी प्रचार को, अपने निजी कंपनियों के प्रचार को, अपने निजी संस्थान के प्रचार को न करने के बजाय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अपने आप को समर्पित भावना से सब लोग लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस क्लास में अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई बात पर, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।